कौन से टॉपिक में एरर हो गया था? मतलब एंगुलर मोमेंटम जब पढ़ा था तभी हुआ था, है ना? ठीक है, वो चेक कर लो फिर भी। L1 का M1 V1 R1 होगा, L2 का M2 V2 R2, और बाकी का बराबर है। वो सिर्फ L2 का गड़बड़ हुआ ना, मैंने शायद से गलत लिखा दिया था। L1 इज इक्वल्स टू वो R1 P1 लिखा था, फिर बाद में M1 V1 R1 बोला था, और सिमिलरली फॉर द मास ऑफ M2 करके जो था L2 इज इक्वल्स टू M2 V2 R2 होना चाहिए। शायद मैंने M1 V1 R1 लिखा दिया है ना, चेक करो। चलो ठीक है, तो आज हम लोग जैसे कि लेने वाले थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स लेने वाले थे। ठीक है, सो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो इसमें कैसा रहता है, एक सिंगल बॉडी का सिस्टम होता है और कभी कभी मल्टीपल बॉडी का सिस्टम होता है। अब सिंगल बॉडी का सिस्टम मतलब क्या? एक सिंगल बॉडी है, जैसे कि एक पर्टिकुलर पर्सन है ना, और वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर, रोटेट कर रहा है एक पर्टिकुलर एक्सिस के तरफ, और पहले इसके हाथ इस तरह से फोल्डेड थे, बाद में उसने क्या करा, अपने हाथों को ऐसा फैला दिया। उससे क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका बढ़ जाएगा, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बढ़ गया ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, मगर एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो अगर आप ये खुद यहाँ पर ट्राई करके देखिए, अगर वो जो चेयर आती है अपनी रोलिंग चेयर, अगर उसमें आप ऐसा करते हैं कि आप पहले सपोज करो इस तरह से आप रख रहे, तो आप देखेंगे आप स्पीड में घूम रहे, और जैसे ही अपने हाथों को फैलाएंगे आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, और फिर उसके बाद वापस वैसे ही आप बिना बाहर से धक्का दिए हैं, धक्का नहीं देने का है वो, वही नहीं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वैलिड नहीं होता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कब वैलिड है, जब टॉर्क उस पर क्या है, जीरो है कि नहीं, और जैसे ही आप अपना हाथ ऐसा क्लोज लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो अब ऐसा है कि चलो ठीक है, उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेना है। तो जैसे कि मैंने कहा, एक सिंगल बॉडी सिस्टम के क्वेश्चंस आते हैं और एक मल्टीपल बॉडी के सिस्टम्स आते हैं। मल्टीपल बॉडी में क्या होता है कि एक बॉडी पे एक दूसरी बॉडी रखी जाती है, एक बॉडी पर दूसरी बॉडी, मतलब एक डिस्क रोटेट हो रहा है, अब उसके ऊपर आप एक डिस्क ला कर रख देंगे तो क्या चेंजेस आ जाएंगे, या एक डिस्क रोटेट हो रहा है, उसके ऊपर आप क्या करेंगे, एक छोटा सा कोई जो वैक्स का गोला या ब्लॉब ऑफ वैक्स बोलते हैं उसको, वो गिरा देंगे, तो उसमें क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसकी स्पीड में फ़र्क आ जाएगा। ऐसे कई सारे अलग अलग क्वेश्चंस इंस्टेंस आएंगे और उसका आपको हमको देखना है। तो ये काफ़ी लंबा है, मतलब कई सारे न्यूमेरिकल्स हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलो देखना शुरुआत करते हैं, पहले आसान वाले से देखेंगे। A man with his hands outstretched is standing on a turntable rotating at 80 RPM. When he folds his hands, comma, the speed of rotation of the turntable increases to 100 RPM. Find the fractional decrease. Find the
fractional decrease in original moment of inertia of the system. Moment of inertia of the system. तो पहले क्या बोला है? A man with his hands outstretched is standing in turntable rotating at 80 rpm. तो ये लीनियर फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है पहले, जो कि दी गई है 80 rpm, है ना. असल में ये तो n1 है, और बाद में से क्या करा कि when he folds his hand, the speed of rotation of the turntable increases to 100 rpm. बाद में जब उसने अपने हैंड फोल्ड किया तो उसका स्पीड ऑफ रोटेशन 100 rpm हो गया. तो फ्रैक्शनल डिक्रीज इन आपको ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम पूछा है. ये भाई पता लगाओ कितने का फ्रैक्शनल डिक्रीज हुआ ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम में. मतलब आपको क्या पता लगाना है ना. आपको मालूम है पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था, है ना. जब हाथ खुले थे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था. अब बाद में जब तुमने हाथ बंद कर दिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, है कि नहीं. अब कितना हो गया? I2. तो उसमें का कितने का चेंज आया? I1 माइनस I2 का आया, है ना. I1 माइनस I2 का चेंज आ गया. अरे भैया अगर मैं बोलूँगा पहले इतना था, आपने क्लोज कर दिया हैंड्स तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया. अब चेंज कितने का आया? तो I1 माइनस I2, जिसको आप क्या कहेंगे? डेल्टा I. अब फ्रैक्शनल डिक्रीज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो चेंज हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, उसको इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये फ्रैक्शनल डिक्रीज होगा. वही अगर परसेंटेज डिक्रीज पूछता तो इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देते अपन, तो ये हो जाता आपका परसेंटेज डिक्रीज. बात समझ में आ रही ना. तो आपको करना क्या है? डेल्टा आई निकालना पड़ेगा, है ना. और डेल्टा आई कैसे निकालेंगे? तो बोले I1 माइनस I2 से. बोले वो कैसे पॉसिबल है यार? पहले तो I2 और I1 का रिलेशन देखना पड़ेगा. बोले ये कैसा होगा? बहुत आसान है, देख लो. बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, by law of conservation of angular momentum, ठीक है. by law of conservation of angular momentum, L1 is equals to L2. L1 equals to क्या होगा? L2 इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर, यानी कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2. हाँ जी, मान ली. अब आगे क्या? ओमेगा 1 कितना है? 2 पाई N1. ओके ठीक है. I2 ओमेगा 2 क्या है? 2 पाई N2. ओके ठीक है. 2 पाई कैंसर. I1 N1 की वैल्यू क्या है? 80 rpm, है ना. तो बोले I1 की वैल्यू क्या है? 80 rpm. अच्छा I2 की वैल्यू क्या है? तो बोले वो है 100. तो बोले 100 rpm, तो ये हो जाएगा 100 I2, और 0 0 कैंसिल होता, और भी ज़्यादा होता उसमें, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, है ना. अब देखो भैया यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर I2 इज इक्वल्स टू 4/5 टाइम्स ऑफ I1. I2 को क्या लिख सकते हैं अपन? 4/5 टाइम्स ऑफ I1. ओके. अब ऐसा है कि ये अपने को I2 और I1 का रिलेशन पता चल गया. तो अब सवाल उठता है कि डेल्टा I1 क्या होगा? क्या बोल रहे? कुछ बोल रहे? तो देयरफॉर डेल्टा I1 क्या होगा? तो बोले I2 माइनस I1. तो बोले I2 कितना है? 4/5 I1 माइनस I1. तो भैया ठीक है, जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? -1/5 टाइम्स ऑफ I1. अच्छा, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि वैल्यू यहाँ कम हुई है ना. तो फाइनल वैल्यू छोटी है. अच्छा ठीक है, हमें क्या निकालना था? हमको निकालना था डेल्टा I अपॉन I1. अच्छा डेल्टा I तो कितना है? तो बोले -1/5 टाइम्स ऑफ I1 अपॉन I1, कैंसिल होके क्या बन जाएगा? -1/5, मतलब 0.25 करके 0.20 आता आंसर. दैट्स करेक्ट. -0.2. यही चीज़ अगर परसेंटेज में पूछी जाती तो मैं क्या करता था? 100 से मल्टीप्लाई, यानी 20% होता था इसका आंसर. बात समझे ना बेटा आपको, है ना. फ्रैक्शनल चेंज का फ्रैक्शन तो कैसे निकालेंगे? जो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करो तो चेंज मिल गया, और उसका फ्रैक्शन मतलब क्या करना? उसका हिस्सा. फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हिस्सा, है कि नहीं. मैं बोलूँगा ठीक है भाई, यहाँ पर 4 ये कहा जाए रोटी थी, उसके 4 टुकड़े करें, ये क्या है? ये कितना फ्रैक्शन है ना. तो 1/4 बोलते अपन. ये टोटल बॉडी का वो कितना हिस्सा था, है कि. तो वैसे ही
चलो करो, ये लिख लो, बाकी का मैं अगला लिख रहा हूं क्वेश्चन। With her arms folded, the moment of inertia about the axis of rotation decreases by 40%. Calculate the new rate of revolution. Calculate the new rate of revolution. चलिए देखिए, आरपीएम में निकालना पड़ेगा क्योंकि पहला फ्रीक्वेंसी आरपीएम में, स्पीड आरपीएम में, तो दूसरा भी आरपीएम में निकालना पड़ेगा। सोचो कैसे निकालेंगे भाई। क्या दिया हुआ है सबसे पहले? बैलेट डांसर किसको बोलते हो? वो जो स्केटिंग करते करते वो करते हैं ना, यूं यूं पोजेस मारते, फिर उसके बाद वो एक सिचुएशन आती, वो स्केट के ऊपर ऐसा खड़े हो जाते और जोर जोर से गोल 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 घूमते हो। उनका एक खास तौर से पोज है, वो बाद में वो ये ऐसा पूरा हाथ फोल्ड करके तेजी से स्पिन होते, रोटेट करते हैं भौरे की तरह। तो भाई वो देखो, अब वो सिचुएशन बताया है क्या करना है, देखो ट्राई करके देखो एक बार खुद से। करीब गए तो अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। A ballet dancer spins about a vertical axis at 120 rpm। तो तुमको पहले लीनियर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 120 rpm, n1 की वैल्यू दी गई है। With her arms outstretched, with her arms folded, the moment of inertia about the axis of rotation decreases by 40%। तो क्या हुआ, जब उसने हाथ फोल्ड करी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया 40% से। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, डिक्रीजेस बाय 40%, डिक्रीजेस बाय 40%, डिक्रीजेस टू 40%, बहुत बड़ा फर्क आ जाता है ना। अगर ये डिक्रीजेस टू 40% आता तो मैं लिखता 40% ऑफ I1, यानी 40/100 ऑफ I1, मगर डिक्रीजेस बाय 40% है, इसीलिए मैं लिखूंगा I1 माइनस 40% ऑफ I1, I1 माइनस 40% ऑफ I1, है ना। तो चलो 40% को क्या लिखेंगे, 40/100 टाइम्स ऑफ I1, यानी क्या हो जाएगा 60/100 I1, यानी कि हो जाएगा 3/5 टाइम्स ऑफ I1। ये I2 आ गया। चलो आपको मेन काम करके दे दिया, अब निकालो कितना आएगा ओमेगा N2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाओ और बताओ मुझे N2 क्या आएगा। अभी चालू हुई थी क्या?
माइनस माइनस कहाँ से आएगा बेटा? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड, माइनस में कहाँ से हो सकता? 1 2 3 हो सकता, माइनस कहाँ से होगा? नहीं, I2 माइनस I1 भी लिख सकते हैं, I1 माइनस I2 भी लिख सकते हैं। निगेटिव का मीनिंग ही वो हो रहा है कि मतलब देखो, अगर मैंने I2 माइनस I1 लिया होता तो उसका मतलब ये जो अगर I1 माइनस I2 लेके करेंगे तो भाई हमको ऑलरेडी मालूम है कि वैल्यू कम है, मतलब हमको ऑलरेडी मालूम है कि वैल्यू कम है, मतलब ये हमको मालूम है कि आंसर जो भी आएगा वो इंडिकेट करता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ है ना। मगर जैसा कि एक जनरल फॉर्मूला जो होता है आपका डेल्टा आई निकालने का, कोई भी डेल्टा निकालने का, वो जनरल फॉर्मूला क्या आता है? I2 माइनस I1, है ना। अगर ये डेल्टा आई इस फॉर्मूले से पॉजिटिव आया, इसका मतलब चेंज कैसा है? पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है ना आपको कि अगर मैंने I2 माइनस I1 लिया और डेल्टा आई की वैल्यू आई वो प्लस में आई, इसका मतलब जो भी चेंज हुआ वो पॉजिटिव आया। मतलब क्या कि इनिशियल वैल्यू कम थी और फाइनल वैल्यू कैसी है? ज़्यादा है, मतलब उसमें बदलाव जो हुआ उसमें वैल्यू बढ़कर आई है। और अगर I2 माइनस I1 निगेटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया वो वैल्यू कम हुई है, मतलब फाइनल वैल्यू क्या थी? कम है, और इनिशियल वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। तो वैसा तो देखा जाए तो सही तरीका तो यही है कैलकुलेट करने का, और फिर उससे हमें आंसर पता चल जाता है कि माइनस में आया, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया वैल्यू क्या हुई? कम हुई है ना। मगर ये जो आपने आप ये सोच रहे शायद से मैंने यहाँ प्लस क्यों लिखा है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जस्ट मैंने इसलिए प्लस लिखा क्योंकि मुझे मालूम है माइनस साइन का मीनिंग ये है कि भैया कि यहाँ वैल्यू डिक्रीज हुई है। नहीं भी लिया तो चलता, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन में है तो अलग बात है, अगर ऑप्शन में है डेल्टा आई अपॉन आई इक्वल्स टू माइनस 0.2 प्लस 0.2 तो वो एक अलग बात है, गौर से देखना पड़ेगा। मगर ऑलरेडी बोल रहा कि वो भाई कितने से डिक्रीज हुई पता लगा, है ना। ऑलरेडी निगेटिव साइन का मीनिंग ही क्या है? डिक्रीज, है कि नहीं? ये ऑलरेडी बोल रहा। तो निगेटिव साइन हमको तो मालूम है कि निगेटिव साइन आने वाला है ना। हमको तो सिर्फ किससे मतलब है? 0.2 से, है कि नहीं। पता लगाओ भैया N2 कितना आएगा यहाँ पे। बहुत टाइम नहीं लगा दे रहे आप लोग। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ I1 N1 इज इक्वल्स टू I2 N2, क्योंकि ओमेगा 1 को 2 पाई N1 लिखूंगा, ओमेगा 2 को 2 पाई N2 लिखूंगा, 2 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो भैया I1 N1 कितना है? 120, और I2 कितना है बेटा? 3/5 टाइम्स ऑफ N2। तो 3 1 जा 3 4 जा यानी 40, और ये 200, अच्छा I1 रहेगा, सॉरी, हाँ ये I1 कैंसर। तो N2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 200 RPM। N2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 200 RPM। अब तक के हमने जो प्रॉब्लम देखे वो सिंगल बॉडी सिस्टम के थे, एक ही बॉडी थे उसमें बदलाव आ रहा था, मगर अब आने वाला है मल्टीपल बॉडी सिस्टम। अ डिस्क ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R is rotating about its axis with angular speed omega. First of now
if mass small m falls vertically on its rim and sticks to it, then find final angular velocity, then find final angular velocity of the combined system. तो कंबाइंड सिस्टम का फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पता लगाइए। चलिए, तो ये दो अलग अलग कंडीशन है। पहले वाली कंडीशन में सिर्फ एक डिस्क थी इकलौती, वो जो रोटेट हो रही थी विथ सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा, ये वाला, ठीक है। देखो, एक बैलेट डांसर है जो रोटेट हो रही थी एट अ वर्टिकल एक्सिस विद अ स्पीड ऑफ 120 आरपीएम। तो शुरुआत में वो 120 आरपीएम की स्पीड से रोटेट हो रही थी, है ना। वो स्केटिंग पे वो गोल गोल घूमते हो। तो उसने क्या कर रही थी, जब ऐसा हाथ खुला रखी थी तो वो एक मिनट में 120 राउंड मारती थी वो 120 आरपीएम विथ हैंड्स आर्म्स आउटस्ट्रेच, जब उसके हाथ खुले थे। अब उसके बाद में उसने बोला कि विथ हर आर्म्स फोल्डेड, जब उसने ऐसे आर्म्स को ऐसा फोल्ड करी तो उसकी स्पीड बढ़ गई। तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेशन डिक्रीजेस बाय 40%। अब उसका देखो, हाथ उसने करीब ला ली तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या हो गया, कम हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, कम होगा ना भैया, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ, कितने से कम हुआ, 40% से कम हुआ। मतलब अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें से पुराने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से आपको 40% क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया? पुराने वाले में से क्या करो, 40% माइनस करो तो तुमको नया वाला मिलेगा। ये समझा? तो अब बोले 40%, जैसे मैंने आपको कई बार बताया परसेंटेज में दिया रहा, कैलकुलेट करने के लिए इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करते हैं, 100 से डिवाइड करके। तो 40/100 टाइम्स ऑफ I1। अब ऐसा है कि जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 100I1 माइनस 40I1, जो कि क्या हो जाएगा 60I1/100। अब 0 0 कैंसिल, बचा क्या 6/10। दोनों को 2 से डिवाइड करो तो क्या बचेगा 3/5। तो पता ये चला कि I2 कितना बेटा, 3/5 टाइम्स ऑफ I1। I2 कितना है, 3/5 टाइम्स ऑफ I1। अब हम ये जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि पूरे सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम था पहले और पूरे सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम था बाद में, वो कैसा होगा, सेम होगा। तो पहले कितना था I1 ω1, बाद में कितना होगा I2 ω2। ω1 को आप क्या लिखेंगे, 2πN1। ω2 को क्या लिखेंगे आप, 2πN2। 2π क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या I1N1 I2N2। अब I1 तो जैसी की वैसी छोड़ दिया। N1 क्या है 120, I2 क्या है तो बोले 3/5 टाइम्स ऑफ I1। तो 3/5 टाइम्स ऑफ I1 इंटू N2। अब 3 1 3 4 12 होता, यानी 40 120 होता। और ये I1 और I1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां 40 है, ये नीचे की तरफ 5 है ना। तो जब ये 5 और 40 मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 200। तो बचा क्या N2 = 200
आरपीएम। तो वही अपना आंसर है। समझा? नहीं समझा बोल फिर से बता दो मैं। चलो अब इधर देखो, यहां क्या दिया हुआ है, अ डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम। तो एक डिस्क है जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है, वो रोटेट कर रहा है उसके खुद की एक्सिस के अतराफ विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब उसके ऊपर से आपने एक स्मॉल एम नाम का मास टपका दिया, कहां रखा, उसके रिम पर। रिम मतलब क्या होता है, किनारे पे। तो वो बोल रहा है कि अच्छा अब वो उसको चिपक गया और अब ये गोल गोल घूम रहे एक साथ। तो भाई पता लगाओ कि भैया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम क्या आएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप कंडीशन नंबर 1 पे फोकस करो। तो कंडीशन नंबर 1, ओके, कंडीशन नंबर 1 में क्या है, कंडीशन नंबर 1 में एक लौती डिस्क है जो उसके एक्सिस की तरफ रोटेट हो रही है, उसके अलावा कुछ नहीं है ना। और इसका जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर है, और इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा। तो मैं कहूंगा कि भैया शुरुआत में एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, तो I1 ओमेगा 1। I1 कितना है, तो बोले यार डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके एक्सिस पर वो होगा, यानी कि mr²/2 है ना। और ओमेगा 1 को मैं सिर्फ और सिर्फ कितना लिखूंगा, ओमेगा। चलो इसे ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये समझा के बेटा आपको, है ना। L1 = I1 ओमेगा 1 पहले, और हमने कहा अभी तो देखो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के सेंटर ऑफ मास से जा रहा और प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो mr²/2 इंटू ओमेगा। अब कंडीशन नंबर 2 में क्या हुआ, कंडीशन नंबर 2 में एक फॉरेन बॉडी, मतलब दूसरी बॉडी ऊपर से आके अचानक टपक गई इसके पर। तो ये डिस्क है और ऊपर से एक आपने छोटा सा, क्या कहेंगे, क्या है, मास स्मॉल है, कोई छोटा सा एक मास है जो ऊपर से आया और उसके रिम यानी क्या होता है, किनारे पे आके चिपक गया। अब इसका मास कितना है, स्मॉल है। अच्छा इसका डिस्टेंस कितना होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वही होगा रेडियस आर, है कि नहीं। तो अब मैं कहूंगा बेटा कि भाई अब बता लगाओ एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा। तो देखो फिर से आप फॉर्मूला लेंगे I2 ओमेगा 2 का। अच्छा I2 अब कितना है, देखो भाई इस बार तो 2 ऑब्जेक्ट आ गए, डिस्क भी है और साथ ही साथ वो छोटा सा मास पार्टिकल की तरह वो भी है। तो मैं बोलूंगा अच्छा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता, वो तो mr²/2 होता, उसमें कोई चेंज नहीं आता। हाँ वो जो तुमने छोटा सा मास टपका है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, तो स्मॉल m इंटू r² आ जाएगा, है ना, इंटू ओमेगा 2। ये समझा गया बेटा, क्योंकि इस बार 2 बॉडीज रोटेट हो रही है। एक डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्पीड से कुछ लेना देना नहीं है, तो mr²/2। और वो जो तुमने छोटा सा मास टपका है ना, तो वो भाई पार्टिकल की तरह है, एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा। और हमको मालूम है एक पार्टिकल का क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो स्मॉल m इंटू r² इंटू ओमेगा 2। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, LCAM मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो मैं लिखूंगा L1 = L2। तो भैया ऐसा है, तो L1 कितना है, mr²/2 इंटू ओमेगा mr², और या फिर एक काम करो r² को बाहर निकाल लो, m + 2m/2, r² को मैंने निकाला बाहर इंटू ओमेगा 2। बात समझ में आई कि क्या हुआ यहाँ पे, मैंने ये r² को निकाला कॉमन, साथ ही साथ मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया ताकि मैं ज्वाइन कर सकूं, तो m + 2 है। तो आप पूछ रहे होंगे क्यों करें बेटा, जब तक कि ये कॉमन नहीं होता इसको कैंसिल नहीं कर सकते। पर तुम सोच रहे हो यहीं कहीं इसको कैंसिल कर देंगे, नहीं हो सकता है जब तक उसके दोनों के नीचे नहीं आता हो। तो चलो ठीक है, अब आगे क्या, अब ये r² भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर ओमेगा 2 = क्या लिख सकता हूं मैं, कैपिटल M इंटू ओमेगा अपॉन कैपिटल M + 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m, दिस इज ओमेगा 2। आया समझ में, देख लो।
ये बहुत आसान, और मैं चाहूंगा कि आप ये खुद मुझे करके बताओ। चलो भाई देखो, एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, कोई भी कर सकता है इसको। रोटेटिंग टेबल हैज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक रोटेटिंग टेबल, एक टेबल है जो रोटेट हो रहा है, उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है बेटा? ओमेगा है, ठीक है। और उस टेबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? I1। ओके ठीक है भाई, मान लिया। अ पर्सन ऑफ मास स्मॉल m स्टैंड्स ऑन द सेंटर ऑफ द रोटेटिंग टेबल। देखो, इस शुरुआत में ये आदमी खड़ा हुआ था टेबल पर, स्टार्टिंग में था, मगर कहां था? सेंटर पे। तो मतलब जैसा कि अगर मैं सॉल्यूशन में कंडीशन नंबर 1 बताना चाहूं, तो ये ऐसा सिचुएशन है कि देखो, ये रोटेटिंग टेबल है, ओके। अब टेबल किसी भी शेप का हो सकता है, जरूरी नहीं कि राउंडिश होगा, मैंने कंसीडर कर लिया थोड़ी देर के लिए राउंड। और एक आदमी है जो ऑलरेडी यहां पर खड़ा हुआ है, पहले से वहीं खड़ा हुआ है सेंटर ऑफ द रोटेटिंग टेबल पर, है कि नहीं? अब हुआ क्या, पता नहीं क्या सोचा उसको, फिर बाद में उसे सेंटर से हटकर वो कहीं तो भी थोड़ा दूर चला गया, वहां पर डिस्क से, सेंटर ऑफ द टेबल से दूर चला गया। और कितने डिस्टेंस पे चला गया? स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो वो कह रहा है अब नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, पता लगा, है ना? अब देखो, अब तुम सोचोगे टेबल राउंड है, अच्छा डिस्क का फॉर्मूला, नहीं, उसने सिर्फ टेबल बोला। सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, टेबल अपने घर में रेक्टेंगल भी होते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं। तो सर आप फॉर्मूला कौन सा बेटा यूज ही नहीं करना है, फॉर्मूला सिर्फ I1 या I2 यूज करना है ना? सिर्फ अल्फाबेट I1 I2 यूज करना है, आपको किसी भी टेबल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यूज नहीं करना है। उसने डायरेक्ट चिल्ला चिल्ला के बोल दिया तुम ये अल्फाबेट इस्तेमाल करो I1, है कि नहीं? तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज लगाओ, दिमाग। चलो करो, सॉल्व, ट्राई करो यार, करो ट्राई। गलत तो गलत, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहला एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? I1 ओमेगा 1। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस का आएगा उसमें? आदमी का भी आएगा, टेबल का भी आएगा, मगर आदमी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? 0। अब बोले 0 क्यों रहेगा? क्यों? ऑलरेडी सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे खड़ा हुआ है। अगर कोई चीज एक्सिस ऑफ रोटेशन पे खड़ी हुई है, चाहे कितने भी मास हो, है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 0, है ना? तो हम लोग कहेंगे भाई देखो, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसमें सिर्फ टेबल का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट होगा। तो ये आदमी रहकर भी कोई काम का नहीं उसके अंदर, भाई उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? 0 है ना? उसके वहां खड़े रहने से स्पीड पर कोई फर्क पड़ रहा नहीं।
और फिर मैं लिखूंगा I1 इंटू ओमेगा, इक्वेशन नंबर 1। फिर जाएंगे अपन कंडीशन नंबर 2 में। तो भैया देखो ये है टेबल का सेंटर, और अब आदमी भैया यहां खड़ा हुआ है ना। तो देखो यहां से लेकर यहां तक का दूरी कितना है, स्मॉल r। अब क्या, I2 कितना आएगा, मोमेंट ऑफ टेबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो I1 जैसे कि वैसे ही रहेगा, है ना, क्योंकि अब दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, टेबल का भी और आदमी का भी, इंसान का भी। अब भाई बता इंसान का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा फिर? सही बोलो ना, mr²। अरे भाई उसका मास कितना दिया हुआ है, स्मॉल m, और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है, r। तो वेरी सिंपल, mr²। तो I1 प्लस m r²। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, I2 इंटू ओमेगा 2। तो I2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस m इंटू r² इंटू ओमेगा 2। ओके, और अपने से ओमेगा 2 पूछा हुआ है ना, ठीक है। देयरफॉर बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L2 इज इक्वल्स टू L1, यानी कि I1 प्लस स्मॉल m r² इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू I1 इंटू ओमेगा। अब एक काम करो, ओमेगा 2 को उधर रहने दो, बाकी सबको उधर ट्रांसफर करो। अब कहां लिखो रे, इधर लिख देता हूं, इधर जगह खाली दिख रही मेरे को। तो देयरफॉर ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू I1 इंटू ओमेगा अपॉन I1 प्लस mr²। ये आएगा आंसर। If radius of earth is doubled without change in its mass, what will be the length of the day? What will be the length of the day? अब देख भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन। अगर अर्थ का रेडियस तुमने डबल कर दिए विदाउट चेंजिंग इट्स मास, तो मैं पहले बता दूं, यहां जो दी गई बातें ऐसी है कि अर्थ का जो रेडियस सेकंड कंडीशन में है वो पुरानी वाली कंडीशन से कैसा है, डबल है। हाँ, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ा, m2 इज ऑल्सो नॉट, m2 इज टिल नाउ इक्वल टू m1। तो भाई बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द डे, है ना, एक दिन कितने का हो जाएगा, 48 घंटे। ऐसा नहीं रहता बेटा। अब ऐसा है कि ठीक है, हमें T1 और T2 का रिलेशन पता लगाना है कि T2 जो है T1 के कंपैरिजन में कितना आ रहा है ना। अब वो कैसे पता लगाएंगे, तो बोलेंगे आप सर अभी तो आपने इतने सारे फॉर्मूले बताए, उसमें टाइम पीरियड था ही नहीं, फिर मैं बोलूंगा भैया थोड़ा से बादाम खाया करो सुबह उठ के। बोले क्यों ऐसा,
क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि भैया उससे याददाश्त तेज होती है ना। अब ऐसा है कि टी निकालने के लिए आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा। हम एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ओमेगा का रिलेशन निकाल सकते हैं, है ना। कितनी बार निकाल के बैठे अपन ने ओमेगा के रिलेशन, और हम जानते हैं कि टी इज इक्वल टू 2π/ω। तो जो रिलेशन आप ओमेगा का निकाल पाएंगे वैसे उसी से आप टी का भी रिलेशन पता लगा सकते हैं। तो हमको प्राइमरीली काय पे फोकस करना है? ओमेगा पे। तुम पहले ओमेगा का रिलेशन पता लगाओ, है कि नहीं, और फिर उसके बाद अपन T2 और T1 का रिलेशन पता लगा लेंगे। मगर ये कैसे होगा? ऑफ कोर्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अब हम लोग कहेंगे ठीक है, वो कैसे होगा भाई? देखो, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, यानी कि I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। सही है? अच्छा, अर्थ कैसा है? बहुत अच्छा है। उसका शेप कैसा है? स्फेरिकल मान के चलते अपन, है ना, उसको थोड़ा सा स्फेरिकल मान के चलेंगे। और सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर है? सॉलिड है ना भैया, खोखला के अंदर से नहीं ना। और सॉलिड स्फीयर जब उसके एक्सिस पे रोटेट होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/5 mr²। तो अगर मैं कहूंगा कि चलो मैं ठीक है, अर्थ का ऐसा ले लूंगा फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, 2/5 m1r1 का स्क्वायर ω1, 2/5 m2 r2 का स्क्वायर ω2। अब क्या हुआ? 2/5 क्या हो जाएगा? कैंसर। m1 r1 स्क्वायर ω1, m2 कितना है? m1 के बराबर है, तो उसको आप m1 ही लिखो। r2 कितना है? अरे वो तो 2 टाइम्स ऑफ r1 है, जब उसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ r1 का स्क्वायर इंटू ω2। अब क्या हुआ बेटा? m1 गया, r1 स्क्वायर गया, r1 स्क्वायर गया, तो ω2 इज इक्वल्स टू ω1/4, है ना। ω2 इज इक्वल्स टू ω1/4। अब ऐसा ठीक है, अगर ω2 के जगह मैं डालूं 2π/T, तो 2π/T2 लिखूंगा मैं, और ω1 की जगह क्या लिखूंगा? 2/T1। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर T2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ T1। अच्छा, अभी हमको मालूम है T1 कितना है? 24 आवर्स, है ना भैया। अभी अर्थ के पीरियड ऑफ रोटेशन कितना होता है? 24 आवर्स होता है ना, 24 घंटे में एक रोटेशन करता है ना। तो अब कितना हो जाएगा अगर ऐसा हो गया? तो 4 गुना उसका, सॉरी 96 आवर्स। तो एक दिन 96 घंटे का हो जाएगा, है कि नहीं, अगर अर्थ का रेडियस डबल हो गया तो। चलो, बात है नहीं, बाहर बैठा दूंगा बेटा। अब बिल्कुल नहीं, इधर का हो गया। बोलो बोलो अदीबा, बोलो क्या है? बोलो, मैं सुनने के लिए खड़ा है यहाँ पे। अदीबा, T2, हाँ, क्वेश्चन मार्क है ये कि T2 T1 के कितने बराबर है? 4। तो T1 की वैल्यू डाल के पता चला 96 आवर्स। इसीलिए जब बता रहा हूं ना, ध्यान रखना उस पर क्या चल रहा है ना। एक चीज होती है जो सबके पास होनी चाहिए,
नहीं नहीं, कॉमन सेंस। A wheel is rotating with angular speed of 500 rpm on a shaft full stop। समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? Second identical wheel initially at rest is suddenly coupled in the same shaft what is the angular speed of the resultant combination assume moment of inertia of shaft as negligible। शाफ्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप नेग्लिजिबल मान के चलो। चलो देखो अब यहां पे क्या हुआ। पहले एक सिंगल व्हील थी जो रोटेट हो रही थी और उसका जो फ्रीक्वेंसी था बोलेंगे वो था 500 आरपीएम, यानी 1 मिनट में 500 राउंड मार रही थी वो। फिर बाद में क्या हुआ कि आपने एक शाफ्ट, बोले तो एक जोड़ने वाली चीज होती है, बस इतना मान के चलो, तो एक शाफ्ट की मदद से दूसरी व्हील बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल उसके जैसी है, उसके ऊपर लाके रख दिया है ना। अब जब देखो सिंगल व्हील थी तो बहुत स्पीड से रोटेट हो रही होंगी, जब तुमने उसको लाके दूसरा उसके ऊपर लाके रखे तो अब बॉडी का मास क्या होगा, डबल हो गया, या बोलूंगा पूरा बॉडी डबल हो गई। तो अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया होगा, बढ़ गया होगा बोलेंगे अपन। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया क्योंकि मास बढ़ गया ना, डबल हो गया। और हम लोग कहेंगे अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, डबल हो गया, तो जाहिर बात है स्पीड क्या हो गई होंगी, कम हो गई होंगी। तो वो बोल रहा है कि अब पता लगा उसकी स्पीड क्या होगी। सोचो कंडीशन नंबर 1, एक सिंगल व्हील है। फिर आप सोच रहे होंगे सर व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला होता है? बेटा कोई जरूरत ही नहीं है उसकी, अपने को उसका फॉर्मूला नहीं चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू दिए चाहिए। चलो मान के चलो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ी देर के लिए आई है, तो भाई लॉ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, I1 ओमेगा 1 यानी I मल्टीप्लाई बाय 2 पाई n1, 2 पाई n1, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या हुआ सेकंड कंडीशन में, आपने उसके ऊपर दूसरी व्हील लाके रख दी है, कंडीशन नंबर 2। तो उस व्हील के ऊपर एक और व्हील आके आपने जोड़ दिए, मास डबल हो गया, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डबल हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ आई है कि नहीं, आइडेंटिकल है ना क्योंकि, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो जाएगा। तो L2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, I2 ओमेगा 2 यानी कि ट्वाइस I मल्टीप्लाई बाय 2 पाई n2, इक्वेशन नंबर 2। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप क्या कर सकते हैं, L1 और L2 को सेम बोल सकते हैं। तो I मल्टीप्लाई बाय 2 पाई n1
ट्वाइस आई मल्टीप्लाई बाय 2 पाई n2। अब ऐसा है कि 2 पाई और 2 पाई गया, आई और आई भी गया, n2 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ n1। अब n1 कितना है? 500 आरपीएम है कि नहीं? तो n2 कितना हो जाएगा? 250 आरपीएम। 250 आरपीएम 250 आरपीएम। ठीक है ना? याद रखना कि दूसरी व्हील जो तुमने लाके रखे है ना, वो स्टेशनरी थी पहले, उसका पहले शुरुआत में उसका खुद का कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं था। ये बात याद रखना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, अगला प्रॉब्लम देख कर ही। इसको खास तौर से ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं। Two wheels of moment of inertia 4 kilogram meter square rotate side by side at the rate of 120 revolutions per minute, यानी वही आरपीएम, and 240 revolutions per minute in the opposite direction। चल मान लिया। If now both are coupled by means of a weightless shaft, फर्जन सीधा बैठ। क्या आ जा रहा? अच्छा, वो कंडीशन समझ में नहीं आ रही मेरे को, यहां कुछ हुआ क्या? कंडीशन नंबर 2। रुक भाई, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर देता फिर समझा देता। वेटलेस शाफ्ट so that both wheels now rotate with common angular speed, comma, find the new speed of rotation, find the new speed of rotation। ठीक है, हाँ। तो बोला नस, ये कंडीशन नंबर 1 से ही नहीं समझ में आ रहा कि 2 से? 2 से देख, पहले क्या था? एक सिंगल व्हील थी, एक सिंगल व्हील थी जो रोटेट हो रही थी कुछ इस तरह से, है ना। उसका एंगुलर स्पीड ω1 था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था। तो आपने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बनाया I1 ω1 और ω1 को तुमने लिखे 2 पाई n1। अब तुमने क्या करे, एक व्हील के ऊपर दूसरा व्हील चढ़ा दिया, है कि नहीं? शाफ्ट की मदद से तुमने उसको एक व्हील के ऊपर दूसरा व्हील जोड़ दिया। वो जो तुमने दूसरा व्हील जोड़े, वो बाजू में ऐसी चुपचाप पड़ा हुआ था, वो बिना रोटेशन के, है कि नहीं? तो जब तुम उसको उसके ऊपर जोड़ोगे ऐसा, तुमको नहीं लगता वजन डबल हो गया? है ना, ये नीचे जो भी होगा, जो को घुमा रहा होगा, उसके ऊपर वजन डबल हो गया करके। ठीक है, अब ऐसा है कि भाई वजन डबल होने के कारण, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो गया? डबल हो गया।
क्योंकि मास डबल हो गया ना ये, तो बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, डबल हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ I1। अब ऐसा है कि ठीक है, मगर I1 तो I के बराबर था, I1 किसके बराबर था, I के, तो I2 को मैं क्या लिख सकता, 2I से। फिर अब मैं बोलूंगा अच्छा अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, तो बोलेंगे I2 ओमेगा 2 यानी ट्वाइस I 2 पाई N2। ओके, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जब आप लगाएंगे तो L1 और L2 को आपको इक्वेट करना पड़ेगा, तो I मल्टीप्लाई बाय 2 पाई N1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस I मल्टीप्लाई बाय 2 पाई N2। 2 पाई कैंसिल, I कैंसिल, ये 2 चला जाएगा इधर, N2 इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ N1। समझा? अब N1 की वैल्यू क्या है, 500 आरपीएम, आंसर आज का आएगा 250 आरपीएम। अब यहां देखो 2 व्हील्स है जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, दोनों व्हील्स का सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो I1 और I2 दोनों की वैल्यू सेम है, और वो कितनी है बेटा, 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। वो कितनी है, 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। दोनों व्हील्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है ना। अब ऐसा है कि भैया हमने क्या किए, पहले शुरुआत में उसको साइड बाय साइड रखे, आजू बाजू, है ना, और एक रोटेट हो रहा है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट से, दूसरा रोटेट हो रहा है 240 रिवॉल्यूशन पर मिनट से, मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो यही खास बात, कंडीशन नंबर 1। अब अगर मैं कहूंगा ये एक व्हील है, ये दूसरा व्हील है जो आजू बाजू रखे हुए हैं। अच्छा देखो, अगर ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो ये कैसा रोटेट हो रहा होगा, क्लॉकवाइज, है ना। ओके ठीक है, तो मैं कहूंगा जरा बताओ अब पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि दोनों व्हील के एंगुलर मोमेंटम को आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना, मगर कैसा ऐड करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन। वेक्टर है ना ये, मतलब सिंपल, क्योंकि ये ऐसा रोटेट हो रहा है, ये वाला व्हील, मान लो कि ये फर्स्ट व्हील है और ये सेकंड व्हील है, तो सेकंड व्हील ऐसा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर रहेगा, सॉरी एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ रहेगा। दूसरा वाला व्हील ऐसा रोटेट हो रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम नीचे की तरफ रहेगा। आप जानते हो जब भी आपकी कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में रहती है तो उसकी जो नेट वैल्यू है उनको सबट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं अपन। तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, तो मैं बोलूंगा वो रहेगा L2 माइनस L1। मैं बड़ा L1 छोटा है इसीलिए मैं उसको माइनस में बाद में ले रहा हूं, L2 बड़ा है उससे। बोले आपको कैसे पता चला, ये ओमेगा 2 बड़ा है, इस तरह से। अच्छा ठीक है, तो L2 कितना आएगा फिर, तो बोले L2 आएगा आपका ऐसा कि देखो भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I2 ओमेगा 2 माइनस I1 ओमेगा 1, मगर I1 I2 की तो वैल्यू कैसी है, सेम है, 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि वैल्यू सेम है तो चलो उसको कॉमन अल्फाबेट I से इंडिकेट करता हूं, अभी कम है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देयरफॉर I कॉमन निकालो बाहर, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1, I ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये समझा क्या बेटा आपको, पहले गौर से समझ लो। आपने क्या देखा कि ये दोनों व्हील्स ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं, जिसके कारण से आप बोलेंगे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या लिख सकते हैं आप, L2 माइनस L1। आपने L2 माइनस L1 क्यों लिखे, L1 माइनस L2 क्यों नहीं लिखे, लिख सकते हैं आप L1 माइनस L2 लिख सकते हैं, आंसर माइनस में आएगा, है ना। L2 माइनस L1 इसलिए लिखा मैंने भाई यहाँ पर, ताकि यहाँ पर भाई मुझे मालूम है कि इसका एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा है, इसका एंगुलर मोमेंटम कम है, आंसर प्लस में है। अच्छा ठीक है, L2 क्या आएगा, I2 ओमेगा 2, L1 क्या रहेगा, I1 ओमेगा 1। आप बोलेंगे यार I1 I2 तो सेम ही है ना, तो इसको कॉमन अल्फाबेट I से दो। फिर आप बोलेंगे सर ये माइनस साइन क्यों आया, अरे बेटा ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं ना, इसीलिए। अब जब इसको मैं उठा के इसके ऊपर रख दूंगा, है ना, किसी एक को उठा के दूसरे के ऊपर मैं जब रख दूंगा, चाहे इसको उठा के रखो या इसको उठा के रखो, एक ही बात है, किसी एक को उठा के मैं एक के ऊपर एक रख दूंगा, अब ये कॉमन एक्सिस से जुड़ गए, कॉमन एक्सिस से जुड़ गए। अब अगर ये कॉमन एक्सिस से जुड़ गए इसका मतलब क्या होगा, अब ये अलग अलग नहीं भागेंगे, एक क्लॉकवाइज जा रहा था एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, ऐसा नहीं जाएगा। अब क्या होगा, दोनों कोई एक डायरेक्शन में जाएंगे,
है ना। एक भाई मानते कि स्पीड कम हो जाएंगी उससे, है ना, कि भाई जो पहले बहुत तेजी से रोटेट हो रहे थे अब उतनी तेजी से नहीं होंगे, मगर इतना तो मालूम है कि उनको एक ही डायरेक्शन में दोनों मिलकर रोटेट होंगे अब एक साथ। तो अब हमको वही जानना है कि भाई अब वो दोनों एक ही डायरेक्शन मिलकर रोटेट होने वाले हैं, तो अब उसकी स्पीड क्या रहेगी। तो कैसा देखते हैं, बताते हैं। तो जब सेकंड कंडीशन आई हमारे पास, कंडीशन नंबर 2 जब सामने आया हमारे, देखो तो कंडीशन नंबर 2 में क्या हुआ। सो कंडीशन नंबर 2 में यह हुआ कि आपने एक व्हील के ऊपर दूसरा व्हील इस तरह से जोड़ दिया, एक व्हील के ऊपर दूसरा व्हील जोड़ दिया, और अब ये दोनों के दोनों कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, दोनों के दोनों। तो मैं पूछूंगा अच्छा अगर बताना तो अब नया वाला एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम बोलूंगा मैं। तो बोले आप दोनों का ऐड करो एंगुलर मोमेंटम। अब क्योंकि दोनों भी मिलकर एक ही डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं, तो भैया दोनों का एंगुलर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में आएगा। तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, अब क्या रहेगा। तो देखो बोले अब जो ऊपर वाली डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई, और अब नया वाला एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। अच्छा जो नीचे वाली डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोले वो भी आई है। अच्छा नया वाला एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगा, वो भी ओमेगा ही है। ये बात समझे क्या, भी देखो गौर से। अब नया वाला, अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई है, मगर मैंने क्या कहा, अब नया वाला एंगुलर वेलोसिटी दोनों का क्या आएगा, ओमेगा आएगा, क्योंकि दोनों अब सेम स्पीड से घूमेंगे, है कि नहीं। तो अच्छा ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते, ट्वाइस आई ओमेगा। ओके, फिर मैं आगे क्या करूंगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सेकंड ना, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि ट्वाइस आई ओमेगा इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगा, आई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अच्छा ठीक है, सॉरी आई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब ये आई और आई तो क्या हो गया, कैंसर। फिर मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है, तो फिर मैं आगे क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा ट्वाइस पाई एन इज इक्वल्स टू 2 पाई n2 माइनस n1 अपॉन 2, है ना। ओमेगा को मैंने 2 में कन्वर्ट किया, 2 पाई कैंसर, n इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन 2, n इज इक्वल्स टू n2 कितना है 240, तो 240 माइनस 120 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 60, है ना। तो 60 डिवाइडेड बाय 2, नहीं सॉरी 120 डिवाइडेड बाय 2 60 आरपीएम। तो आंसर है 60 आरपीएम, है ना, रिवॉल्यूशंस पर मिनट या रोटेशंस पर मिनट, नॉट रिवॉल्यूशन। जस्ट लेट मी चेक द आंसर, यस करेक्ट 60 आरपीएम। अब देखो ध्यान दो, डायरेक्ट, अब ये वाला याद रखो फॉर्मूला डायरेक्ट। अब जब तुम टेस्ट में सॉल्व करोगे प्रॉब्लम, ये लंबे प्रोसीजर से नहीं जाओगे, है ना, आप डायरेक्ट ये करोगे। मगर ये लगाने की क्या शर्त है ना। पहली शर्त ये है कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए, जो जिनको आप कपल कर रहे दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, ये दोनों शुरुआत में ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होना चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं कि भाई उसने बोला दो पहले अलग अलग थे व्हील्स, व्हील बोलो डिस्क बोलो कुछ भी बोलो, वो क्या कर रहे थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहे थे, अलग अलग उनकी एंगुलर स्पीड थी, फिर बाद में आपने उठा के उनको कपल कर दिए, है ना। अब दोनों भी कॉमन स्पीड से गोल गोल घूमेंगे, तो अब पता लगाओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, है ना। अब इसी पर से आप पहले वाले भी पता लगा सकते हैं। बोले कैसा, अगर मान लो पहली वाली व्हील स्टेशनरी थी तो उसका ओमेगा 1 क्या रहेगा 0, तो ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब सीधा सीधा आधा हो जाता, बस और कुछ नहीं होता, है ना। वो तो नहीं भी करे सॉल्व तो समझ में आता कि अगर एक आइडेंटिकल व्हील है जो शांति से बैठा हुआ था और ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा था, आप यहाँ पर लाके कपल करते हैं, है ना, तो भाई जो भी वैल्यू रहेंगी एंगुलर स्पीड की वो सीधी सीधी आधी हो जाएंगी, ओमेगा की एन की जो भी वैल्यू रहेंगी सीधी सीधी आधी हो जाएंगी।
उसकी भी क्या शर्त है, उसकी क्या शर्त है, पहली शर्त दोनों भी जो जिनको कपल कर रहे हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए, पहली शर्त है ना। दूसरा क्या रहेगा कि वो दूसरा ऑब्जेक्ट जो आप लिंक करने वाले हैं है ना, वो पहले शुरुआत में स्टेशनरी होना चाहिए। तो ये दो बातें याद रखो, तो आपको इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इस पे आके सॉल्व कर सकते हैं। लिख लो। किसी ने वो कराया क्या रोटेशनल मोशन का प्रिंट? राइट नाउ है किसी के पास रोटेशनल मोशन मॉड्यूल? एक पर्टिकुलर क्वेश्चन और लेना था मुझको दूसरा, वो क्वेश्चन इसमें नहीं मिल रहा मेरे पास। कल ले लूँगा वो वाला, ये वाला दूसरा देखते हैं अपन। चलो एक धासु क्वेश्चन एकदम। होमोजीनियस rod XY of length capital L and mass capital M is pivoted at the center C such that it can rotate freely in vertical plane. Initially, the rod is in horizontal position, capital, sorry, not capital A, position. A blob of wax of same mass, capital M, ऐसा ही क्वेश्चन बुलेट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ब्लॉब ऑफ वैक्स की जगह बुलेट का यूज करके। सेम मास कैपिटल M as that of the rod falls vertically
with speed small v and sticks to the rod midway between C and Y. If the rod rotates with angular speed omega, comma, what will be the angular speed in terms of V and L. तो जेई वालों खास ध्यान दो जरा इसको, बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। पूरा क्वेश्चन नीचे ना छोटा है, दो कंडीशन में है, पिक्चराइज करो क्या हो रहा होगा, सोचो। क्या है, फिजिक्स थोड़ा सा हल्के दिल वालों के लिए नहीं रहता है ना, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टैमिना, मेंटल स्टैमिना होने की ज़रूरत है, ज़रूरी है, समझे। कंडीशन 1 को पहले इमेजिन करो क्या हो रहा होगा और उसको डायग्रामेटिकली पिक्चराइज करो। एक रॉड है, शांति से अपनी जगह पे है, मूव हो रहा क्या पहले? नहीं। ब्लॉब ऑफ वैक्स, वो मतलब एक वैक्स का गोला, वो यूं आया, ओके, और कहाँ चिपका है उसका? मिडवे ना, हाँ। तो देखो ये पूरा रॉड का लेंथ L है, ये L/2, बीचों बीच L/4 डिस्टेंस। गौर से देखो, ये आया और इसको चिपका और फिर ये गोल घूमने लगे, है कि नहीं? तो उसने बोला कि भाई अब वो दोनों ऑफकोर्स कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे होंगे, तो ओमेगा क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ V एंड L। अच्छा बता, शुरुआत को इमेजिन कर पहले, स्टार्टिंग में ये इनिशियल कंडीशन है कि जब ये इसके करीब ऐसा जा रहा था, है कि नहीं, और ये रॉड अपनी जगह पे स्टेशनरी था और ये ब्लॉब ऑफ वैक्स नीचे गिर रहा था, ये इनिशियल कंडीशन है। अब मुझे ये जानना है कि इस सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो सबसे पहले मैं कंडीशन नंबर 1 को पिक्चराइज कर देता हूँ, मतलब डायग्राम बना देता हूँ, तो थोड़ा शायद ज़्यादा समझ में आए। कंडीशन नंबर 1, तो आप देखो, इमेजिन करो कि ये रॉड है आपका, इसमें जिसका लेंथ है कैपिटल L और मास है कैपिटल M। ये पॉइंट C क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और उसके दूसरे एंड का नाम दिया है क्या? XY, ठीक है। और ये एक ब्लॉब ऑफ वैक्स है जो इस पे गिर रहा है ना, ये इस तरह आ रहा है। टकराने से जस्ट पहले इसकी स्पीड कितनी है? V है, कैपिटल V है, सॉरी। टकराने से जस्ट पहले इसकी स्पीड क्या है? V, और वो यहाँ आने वाला है, यहाँ टकराने वाला है। ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको स्मॉल r पकड़ के चलता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, मैं स्मॉल r पकड़ के चलता हूँ, ओके। अब मुझे बताओ, ये इनिशियल कंडीशन है, इसमें कौन मोशन में था? ब्लॉब ऑफ वैक्स। रॉड मोशन में था क्या? नहीं। तो पूरे सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो सिर्फ किसके कारण रहेगा? वैक्स के कारण।
तो मैं बोलूंगा सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, इनिशियल वेक्टर एल ऑफ सिस्टम, समझ जाना, वेक्टर एल मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो एल आई इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ ब्लॉब ऑफ वैक्स। अब क्योंकि रॉड तो स्टेशनरी है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, जीरो। रॉड का सॉरी ये अपने ब्लॉब ऑफ वैक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, बोलो, सॉरी एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, सॉरी एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा। हाँ सही जा रहे, बिल्कुल बोलो ना। MVR पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भैया इसका क्या रहेगा, MVR, है कि नहीं, क्योंकि ये सिंगल पार्टिकल है ना, इससे इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए ना अपन ने कई सारे, तो बोले MVR रहेगा। अच्छा ठीक है, मगर इसका मास क्या है, कैपिटल M है, इसकी वेलोसिटी क्या है, कैपिटल V है, और R कितना है, वो तो L/4 है। ये कितना है, L/4 है, ये समझा। अब हुआ क्या, कंडीशन नंबर 2 आया यहां पर। कंडीशन नंबर 2 में क्या हुआ, कंडीशन नंबर 2, तो कंडीशन नंबर 2 में क्या हुआ कि भैया अब देखो, ये पहले इस तरह हुआ करता था रॉड, है ना, ये पॉइंट C। अब हुआ ये कि ये इधर आ गया रॉड, ओ भाई इस तरह आ गया रॉड, और हम क्या देख रहे हैं कि ये ब्लॉब ऑफ वैक्स इसको चिपका हुआ है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम गोल गोल घूम रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, पूरा का पूरा सिस्टम गोल गोल घूम रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो अब मैं फिर से बोलूंगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, तो फिर से बोले रॉड का एंगुलर मोमेंटम आपको लेना पड़ेगा और प्लस ब्लॉब ऑफ वैक्स का भी एंगुलर मोमेंटम लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या आएगा, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, प्लस उसकी मल्टीप्लाई बाय उसकी एंगुलर वेलोसिटी, ब्लॉब ऑफ वैक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय उसकी एंगुलर वेलोसिटी। समझा क्या बेटा आपको, है ना, क्योंकि हमको क्या है, एंगुलर मोमेंटम पूरा सिस्टम का लेना पड़ेगा। सिस्टम में दो चीजें मौजूद है, रॉड भी है और ब्लॉब ऑफ वैक्स भी है, तो आपने दोनों का मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिया, तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका एंगुलर वेलोसिटी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका एंगुलर वेलोसिटी। भैया दोनों एक साथ घूम रहे, तो ओमेगा दोनों का कैसा रहेगा, सेम। तो इसीलिए मैं ओमेगा को निकालता हूं बाहर, और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml²/12, ml²/12। और ब्लॉब ऑफ वैक्स एक छोटा पार्टिकल की तरह है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, स्मॉल m स्मॉल r का स्क्वायर इंटू ओमेगा, है ना। मगर आपको मालूम है स्मॉल m असल में है कितना, कैपिटल M, और स्मॉल r क्या है, L/4, है ना। मैं यहां लिख देता हूं, बट स्मॉल m इज इक्वल्स टू कैपिटल M एंड स्मॉल r इज इक्वल्स टू L/4। तो फिर देयरफॉर आप लिखेंगे LF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ml²/12 प्लस ml²/16 इंटू ओमेगा। अच्छा फिर ये कितना हो जाएगा, देखो तो 16 ml²/ या फिर चलो वो अपन जो करते कॉमन डिनोमिनेटर मेथड, इसको अगर मैं 4 से करूं तो डिनोमिनेटर 48 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो भी 48 हो, ये हो जाएगा 7 ml²/48। ये नंबर पहले भी किए ना अपन ने, है ना, 7 ml²/48। बोले ये कैसा, अरे भैया इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 4 ml²/48 होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 3 ml²/48 होगा, डिनोमिनेटर सेम होगा, न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं, तो 7 ml²/48 इंटू ओमेगा। फिर आप लगाओ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो मैं लिखूंगा, मैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम को इनिशियल एंगुलर मोमेंटम से इक्वेट करूंगा, तो 7 ml²/48 इंटू ओमेगा, इनिशियल कितना था, mvl L/4। देखो m पूरा गया, m पूरा गया, एक l गया, पूरा l गया, इसमें से एक ही l जाएगा। अच्छा 48 को 4 से डिवाइड करके देखो, 4 1 जा 4 12 जा, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 12v/7l, एंड दैट्स द आंसर, 12v/7l।
अमजद, अमजद कहाँ चले गया भाई, जान दो। ठीक है, बस एक दो क्वेश्चंस ऐसे बचे हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एक दो छह बस ऐसे, तो वो मैं कल ले लूंगा। और फिर काइनेमेटिक अगला जो है, क्या है अगला टॉपिक? काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है ना, फिर वो हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो देखो भैया, आपके सामने तकरीबन हर कैटेगरी के क्वेश्चंस को रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूरा समझो बात को, किसे अपना है कैसा है। पहले एक आपने देखा सिंगल बॉडी, एक ही बॉडी है और उसके अंदर बदलाव आ रहा है ना, वो अपने हाथ ऐसा स्ट्रेच कर देता है या कुछ ऐसा कर देता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बदलाव आता है। और एक आता है कि अलग अलग बॉडीज होती है, आपस में ज्वाइन करते फिर आप, है ना, ये भी वही था। ओके, अब इसमें है कि आप बस क्या कर रहे थे, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर एंगुलर वेलोसिटी ही कैलकुलेट कर रहे थे। अगले उसमें मैं बताऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं आप, जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में।